हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 का पाठ प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। बच्चों, आपकी पुस्तक के पाठ, कविताएं, रचनात्मक लेखन से संबंधित आपका पाठ्यक्रम है ना, और साथ ही साथ कृतिका के पाठ सभी इस चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उन्हें क्लिक करके वे भी देख सकते हैं। सभी के लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। बेटा, सबसे पहले मैं आपको पाठ की समरी समझाऊंगी, यानी उसका सार समझाऊंगी, और फिर प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का संक्षेप में परिचय जान लेते हैं। इस पाठ में प्रेमचंद जी, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक हुए हैं, उनकी कहानियां और उपन्यास तो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं ही। इतने बड़े लेखक होने के बावजूद प्रेमचंद जी का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, अभावों में बीता। उनके जीवन के विषय में बताते हुए यहाँ लेखक हरिशंकर परसाई उनकी एक फोटो को माध्यम बनाकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उस फोटो में भी प्रेमचंद जी की हालत दयनीय नजर आ रही है। उनके लिखने से, यानी प्रेमचंद जी के रचना करने से, उनके लेखक जीवन से उन्हें इतनी आमदनी भी नहीं होती थी कि उनका जीवन व्यवस्थित रूप से चल सके, और वे स्वभाव से भी सीधे साधे व्यक्ति थे। लेखक उनके एक फोटो चित्र को देखता है और उसी के संबंध में अपने विचार व्यक्त करता है, और साथ ही साथ अपना समाज के प्रति जो आक्रोश है वो भी व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इस फोटो चित्र में प्रेमचंद जी के जूते फटे हुए हैं। वे फटे हुए जूते पहने हुए हैं। लेखक उनके फटे हुए जूतों के बहाने समाज की अनेक बुराइयों, विषमताओं और विसंगतियों पर तीखा प्रहार करते हैं। आइए बच्चों, अब हम पाठ की समरी समझते हैं। लेखक के सामने प्रेमचंद जी का एक फोटो है। उसमें प्रेमचंद जी के पैरों में कैनवास के जूते हैं। कैनवास के शूज होते हैं बच्चों, जो ज्यादातर जो स्पोर्ट्समैन हैं वो पहले पहनते थे, यानी कि जब जॉगिंग वगैरह का। आजकल तो बच्चों स्पोर्ट्स शूज बहुत सारे आ गए हैं। पहले जमाने में कैनवास के, यानी कपड़े के जूते पहनते थे। और जो प्रेमचंद जी ने जूते पहने हैं तो उनका बायां जूता फटा हुआ है, जिसमें से उंगली बाहर झांक रही है। उसको लेकर लेखक तरह तरह की व्यंग्यपूर्ण कल्पनाएं करता है। प्रेमचंद जी में पोशाकें पहनने का गुण नहीं था। वे जैसे भीतर से थे वैसे ही उनका बाहरी व्यक्तित्व था। एकदम सीधे, सरल, सादगी पसंद व्यक्ति। उनके चेहरे पर अधूरी मुस्कान है, जो चित्र में नजर आ रहा है। फटे जूते में भी मुस्कान प्रेमचंद जी गरीबी में जिए, यह उसकी एक झलक प्रस्तुत करता है। यह दर्द लेखक को भी महसूस होता है। इस दर्द को लेखक अनुभव करता है। फिर लेखक कहता है कि प्रेमचंद को फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेने चाहिए थे। लोग तो बीवी तक उधार मांग लेते हैं, यानी लोग तो अपनी फोटो खिंचाने के लिए किसी को भी अपनी बीवी बनाकर उसके साथ फोटो खिंचा लेते हैं। समाज तो इतना गिर चुका है ना। और फिर आगे क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि महान कथाकार, उपन्यासकार के एक जूते पर तो 50 टोपियां न्योछावर हो सकती हैं। वो कहते हैं कि भाई प्रेमचंद जी इतने महान लेखक हैं, इतने महान कथाकार हैं, तो उनकी जूतियों पर तो कई टोपियां न्योछावर की जा सकती हैं। वे कहते हैं कि लोग इत्र लगाकर, इत्र माने खुशबू, इत्र लगाकर भी फोटो खिंचवाते हैं,
ताकि फोटो में खुशबू आ जाए। ये व्यंग्य रूप से कहा गया है। और वास्तव में कई बार शायद बच्चों आपने देखा भी हो कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे फोटो में खुशबू आ जाएगी। फोटो में थोड़ी ना खुशबू आती है, लेकिन फिर भी लोग आदत से मजबूर हैं और वो ये समझते हैं कि फोटो अच्छी होगी तो सब देखेंगे। बहुत ज्यादा लोग इस बारे में ध्यान रखते हैं। गंदे से गंदा आदमी भी अपनी अच्छी फोटो खिंचवाने के लिए प्रयास करता है, और इधर प्रेमचंद जी तस्वीर को महत्व ही नहीं देते हैं। लेखक मानता है कि आज टोपी जूते से सस्ती है, और जब उन्होंने ये फोटो खिंचाया तब भी सस्ती ही रही होगी। बच्चों, इसका क्या मतलब है कि आज टोपी जूते से सस्ती है? बच्चों, इसका प्रतीकात्मक अर्थ भी है। यानी लोग दूसरे के कदमों में अपने बॉस के समझ सकते हैं, अपने उच्च अधिकारी के हम समझ सकते हैं। चमचागिरी के माध्यम से, चमचागिरी के लिए लोग अपनी टोपियां यानी अपनी इज्जत उनके कदमों में रख देते हैं। यानी उनकी चमचागिरी करने के लिए ऐसे ऐसे निम्न दर्जे के काम करने पे भी मजबूर हो जाते हैं, और करते हैं, बड़ी खुशी से करते हैं लोग। तो इसलिए लेखक ने ये बात कही कि जूते पर तो टोपियां न्योछावर होती हैं, है ना। और उन्होंने कहा कि आज टोपी जूते से सस्ती है, और जब उन्होंने ये फोटो खिंचवाया तब भी सस्ती ही रही होगी। तब भी ऐसे लोग रहे होंगे, है ना, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नामों से प्रसिद्ध होने वाले ने फोटो में भी ऐसे जूते पहने हुए हैं। इतने महान रचनाकार, उपन्यासकार, है ना, हम उनको कहते हैं उपन्यास सम्राट। इतने महान कलाकार होने के बावजूद भी उन्होंने फोटो में भी ऐसे जूते पहने हैं जो फटे हुए हैं। लेखक प्रेमचंद जी के जूते से अपने जूते की फिर तुलना करता है। वो कहता है कि उसका भी जूता कोई अच्छी हालत में नहीं है ना। ऊपर से अच्छा दिखने वाला जूता उन्होंने जो पहना हुआ है, हरिशंकर परसाई जी अपनी बात कह रहे हैं कि उनके जूते का तला भी घिसा हुआ है। इससे अंगूठा घिसकर लहूलुहान हो गया है। क्योंकि बच्चों, जब जूते का तलवा, है ना, जमीन से रगड़ खाएगा तो क्या होगा? जब वो फट जाएगा तो वो जमीन से टकराएगा जूता, और जमीन सख्त होती है। तो कहते हैं कि अंगूठा भी घिसकर लहूलुहान हो गया, उसमें से भी खून निकलने लगा है। तला घिसते घिसते पूरा पंजा घायल हो जाएगा, पर उंगली नहीं दिखेगी। वो कहते हैं पूरा तला भी चाहे घिस जाएगा, पर मैं उंगली झांके जूते से मैं ये नहीं होने दूंगा। तो लेखक फोटो की ओर इशारा करता हुआ कहता है कि तुम्हारे पांव सुरक्षित हैं, और पर तुम्हारे पांव तो सुरक्षित हैं, लेकिन उंगली दिख रही है। और फिर अपने से तुलना करता है तो क्या कहता है लेखक कि मेरी उंगली ढकी है पर पंजा घिस रहा है। मैं तुम्हारी तरह फटा जूता नहीं पहन सकता हूं। लेखक प्रेमचंद की मुस्कान के बारे में और भी कई अनुमान लगाते हैं। बच्चों, बेटा, पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग उनका जूता, लेखक अपने से जब तुलना कर रहे हैं तो कह रहे हैं मेरा तला घिस गया है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैं भी, जो लोग जो उच्चाधिकारी हैं या समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनकी बातों को, कई बातों को मैं भी मान लेता हूं, है ना। उनके तलवे घिसने का क्या मतलब है बच्चों? उनकी बातों को मानना, उनके चक्कर काटना, है ना। वो कहते हैं मैं मान लेता हूं उनकी बातें, परंतु आप प्रेमचंद जी, आप तो इस प्रकार के व्यक्ति थे कि आपने समाज की विसंगतियों से समझौता नहीं किया, इसलिए आपका जूता सही है, सलामत है, उसमें उंगली झांक रही है जरूर। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने उन लोगों की ओर इशारा अपने हाथ की उंगली से भी करना उचित नहीं समझा। प्रेमचंद जी ने उनकी पैर की उंगली
उन लोगों की ओर इशारा करती है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो नैतिक मूल्यों को अपने बपौती समझते हैं, अपनी फायदे के लिए अपने अनुसार अपने मूल्य गढ़ लेते हैं, समाज के विकास की परवाह नहीं करते, है ना, और इंसान को इंसान नहीं समझते, स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं, लालची प्रवृत्ति के हैं। और उन्हीं लोगों के कारण जो समाज में इतनी विद्रूपता, इतनी विसंगतियां, इतनी समाज अवनति की ओर जा रहा है, समाज बुराइयों की ओर जा रहा है, तो प्रेमचंद उसके प्रति इशारा करते हैं। उनकी पैर की उंगली इशारा करती है, वो हाथ की उंगली से भी उस ओर इशारा करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए ठेस समझते हैं, और उन्हें उससे सख्त विद्रोह है उनके मन में इस बात के लिए, क्योंकि वो समाज को बेहतर दृष्टि से देखना चाहते हैं। एक बेहतर समाज के निर्माण में वे विश्वास रखते हैं, जिसमें भाईचारा हो, भ्रष्टाचार ना हो, सब समान हो। इसीलिए वो पैर की उंगली से उस ओर इशारा करते हैं, यानी वे उसे, उनके कर्मों को, ऐसे लोगों के कर्मों को वे घृणित समझते हैं, और जिसे घृणित समझा जाता है, जिसे नफरत के योग्य समझा जाता है, वे उसे पैर की उंगली से इशारा कर रहे हैं। इसके बाद लेखक कहता है कि प्रेमचंद जी की मुस्कान के बारे में वो कई अनुमान भी लेखक लगाता है, और फिर पूछता है कि क्या होरी का गोदान हो गया। अब बच्चों, यहां पर लेखक ने कुछ वाक्य लिखे हैं जो उसे लगता है कि शायद प्रेमचंद जी मुस्कुराते हुए इन प्रश्नों का उत्तर मांग रहे हैं, वो पूछ रहे हैं ये प्रश्न समाज से। बच्चों, ये जो लेखक ने कुछ वाक्य लिखे हैं, ये प्रेमचंद जी के उपन्यास या उनकी कहानी के प्रमुख पात्र के मुंह से प्रेमचंद जी ने कहलवाए हैं, और वो उपन्यास या वो कहानी जो है वो उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस तरह से मैं आपको यहां साथ साथ समझाऊंगी बेटा। जैसे लेखक यहां कहता है, क्या होरी का गोदान हो गया। अब बच्चों, जो होरी है वो प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध, गोदान जिसका नाम है। उसका ये प्रमुख पात्र है होरी। ग्रामीण है, गांव में रहने वाला है, गांव का निवासी है, और एक किसान है, और उसकी अंतिम इच्छा यही रही है कि वो एक गाय पाले और उसका दान कर सके, गोदान यानी गाय का दान कर सके। परंतु वो जीते जी बहुत प्रयास करता है, उसकी जिंदगी संघर्षों में बीतती है, परंतु वह अपने मन की ये इच्छा पूरी ही नहीं कर पाता। तो इसलिए लेखक ने यहाँ इस ओर इशारा किया है। आगे देखें बच्चों, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई। अब यहाँ फिर प्रश्न है बच्चों। पूस की रात प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी है। हल्कू उसका एक मुख्य पात्र है जो गरीब मजदूर है ना। पूस की रात यानी जब बहुत ठंड पड़ती है जनवरी के महीने में बच्चों, वह रात भर ठिठुरता हुआ साहूकार के खेत में पहरा देता है, क्योंकि वो तो एक बंधुआ मजदूर है। कुछ देर आग के सामने उसे झपकी भी आती है ना, क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है और आग जलाई उसने अपने शरीर को गर्म करने के लिए, तो उसे झपकी आ जाती है ना, और उसे नींद आ जाती है। इतने में खेत जो होती हैं, नील गाय जो होती हैं वो खेत चर जाती हैं। तो यहाँ लेखक ने इस ओर इशारा किया है कि नील गाय हल्कू का खेत चर गई क्या, है ना। अब आगे देखें, या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता। अब यहां पर फिर एक और कहानी का जिक्र है बच्चों। मंत्र प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक अन्य कहानी है जिसका मुख्य पात्र एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसका नाम सुजान भगत है, और उसके बेटे को सांप ने काट लिया होता है। वह अपने बेटे का इलाज कराने के लिए डॉक्टर चड्ढा के पास आता है, परंतु डॉक्टर चड्ढा उस समय गोल्फ खेलने के लिए क्लब जा रहे हैं, और उसी समय ये बूढ़ा व्यक्ति सुजान अपने पुत्र को लेकर आता है जिसे सांप ने काट लिया है। वो चाहता है कि डॉक्टर साहब उसके पुत्र को देखें, उसका इलाज करें, परंतु डॉक्टर अपना जो उसका मनोरंजन का समय है गोल्फ खेलने का,
उसमें वो रुकावट पैदा, विघ्न नहीं डालना चाहता, तो वो रुकता नहीं है और वो खेलने के लिए क्लब में चला जाता है। तो यहाँ उसी का जिक्र लेखक ने किया है। फिर आगे देखिए, फिर एक प्रश्न है, अथवा माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। यह वही मुस्कान मालूम होती है। मतलब उन्होंने बताया, प्रेमचंद जी ने जो ये जिक्र किया है बच्चों, अब हम ये आखिरी उनके उसका जिक्र करते हैं, जिसका जिक्र यहाँ पर परसाई जी ने किया है कि माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा, कफन जो है वो भी प्रेमचंद जी की कहानी है ना, और उसका प्रमुख पात्र है माधो। तो माधो जो है बहुत बहुत गरीब है, उसका घर बहुत ज्यादा मतलब अभाव है उसके घर में, और जो उसकी घर में जो बहू है वो बच्चा जनते हुए मर जाती है। बाप बेटे उसके कफन के लिए लोगों से रुपया इकट्ठा करते हैं, रुपया मांगते हैं, और फिर वो इकट्ठा किया हुआ रुपया जो चंदे के रूप में वो लोगों से मांगते हैं और उसकी फिर शराब पी जाते हैं। बड़ी शर्मनाक बात है बच्चों ये। तो इसका यहाँ पर जिक्र लेखक ने किया है कि देखो कि परसाई जी इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं बच्चों, वो इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि देखो प्रेमचंद जी इतने उच्च कोटि के महान कलाकार थे और वो समाज में आदर्श की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए उन्हें अभी भी चिंता है और वो यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ये हो गया, कि क्या ऐसा हो गया। मतलब उनकी चिंता यह है कि ऐसा क्यों हुआ, समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना बच्चों। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। और बच्चों इसमें एक और भी आगे जिक्र आता है, जहां पर जिक्र आता है कुंभन दास जी का। बच्चों कुंभन दास जी जो हैं वो एक भक्त कवि थे। उन्हें अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुला भेजा, तो उन्होंने गाया, संतन कूका सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटे बिसर गयो हरिनाम। इसका अर्थ यह है बेटा कि संतों को राजा की सीकरी से क्या लेना देना, आते जाते हम संतों की जूतियां घिस जाती हैं और इतनी देर भगवान का नाम लेना भी भूल जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो महान संत होते हैं उन्हें राजाओं से कोई मतलब नहीं होता, वे तो प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें राजाओं से मिले आदर सम्मान, उनसे मिली भेंट, उनसे मिले पुरस्कार की कोई चिंता नहीं होती, है ना। उन्हें तो परमात्मा के नाम में ही आनंद मिलता है। यहाँ ये बात भी आई है बच्चों, इसका भी जिक्र हुआ है। फिर लेखक आगे सोचता है कि प्रेमचंद का यह जूता आखिर फटा कैसे। क्या बनिया के तगादे से बचने के लिए दूर तक चक्कर लगाते हुए लौटते थे। भाई बनिया से उधार लेते होंगे तो बनिया पैसे मांगता होगा, तो क्या तभी फट गया, या फिर किसी कठोर चीज पर ठोकर मारते मारते जूता फट गया। अब लेखक अंदाजा लगा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि क्या कोई बहुत सख्त चीज से उन्होंने बार बार जूते से उसको ठोका है, उसको पर चोट मारी है जो उनका जूता फट गया। तुम रास्ते के टीले या उस कठोर चीज से बचकर भी तो निकल सकते थे। शायद समझौता ना कर पाना तुम्हारी कमजोरी थी, वही नेम धर्म की कमजोरी जो होरी को ले डूबी थी। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ये कठोर चीज पर ठोकर मारते मारते जूता फट गया, क्या ये रास्ते के टीले थे। अब ये टीले किसे कहा गया है बच्चों, टीले कहा गया है वे व्यक्ति जिनके पास प्रभुता है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास धन दौलत है, जिनके पास धन दौलत के अंबार लगे हुए हैं, जमींदार, साहूकार, सामंतवादी लोग, उनकी ओर इशारा है। तो यहाँ वो कहते हैं कि भाई तुम इनसे बच के भी तो निकल सकते थे, क्योंकि प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में जहां गरीब किसान का चित्रण किया है तो वहीं ये भी चित्रण तो साथ साथ आएगा ना बच्चों। ये भी तो चित्रण किया है उन्होंने कि जमींदार, साहूकार ये किस प्रकार से गरीब किसानों का खून चूसते थे, किस तरह से शोषण करते थे, तो उसका भी जिक्र किया। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर लेखक कि भाई तुमने उनसे टक्कर ली, तुमने तभी तो तुम्हारा जूता फटा, तुम उनसे बच के भी तो निकल सकते थे, लेकिन शायद तुम ऐसे नहीं हो, तुम समझौता नहीं कर सकते थे।
यही तो तुम्हारी कमजोरी थी। मतलब उनकी इस खूबी को कमजोरी कहकर ऐसे कहा है क्योंकि उससे प्रेमचंद जी का जूता फट गया, इसलिए कहा। वो कहते हैं वही नेम धर्म की कमजोरी जो होरी को ले डूबी थी। और ऐसे ही होरी था। होरी की भी बहुत इच्छा थी कि वो गाय का दान करे, लेकिन मरते दम तक वो ये नहीं कर पाया। फिर लेखक अनुमान लगाता है कि यह तुम्हारी उंगली इशारा कर रही है, जिसे तुम घृणित समझते हो। समझते हो मतलब जिसे तुम घृणा के योग्य, नफरत के योग्य समझते हो, उसकी तरफ हाथ से नहीं पैर से इशारा करते हो। मैं तुम्हारी उंगली और मुस्कान का इशारा समझता हूं। तुम उंगली छिपाकर तलुआ घिसाने चलने वालों पर हंस रहे हो। जो लोग अपने तलुए घिस देते हैं, लेखक कह रहा है कि मैं समझता हूं कि तुम उन पर हंस रहे हो, क्योंकि तुम्हारी उंगली भले ही बाहर निकल आई हो, जूते से बाहर झांक रही हो, पर पांव तो सही सलामत है। लेकिन लोगों के तो तलवे जब घिस जाते हैं तो फिर उनके पांव भी घायल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद जी की इस विशेषता का जिक्र किया है। वे कहते हैं कि जिनका तलुआ घिस रहा है वे चलेंगे कैसे। अर्थात जिनका तलुआ घिस जाता है ना, यानी जो लहूलुहान हो गए हैं, वो तो चल फिर नहीं सकते। यानी ऐसे लोग जो अपने से प्रभुत्वशाली लोगों के इशारों पर नाचते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनकी चमचागिरी करते हैं, फिर वो अपनी बुद्धि से काम कहां ले सकते हैं। बच्चों, ले सकते हैं? कोई नहीं ले सकते। फिर वे दूसरे की बुद्धि से काम करते हैं, तो इसलिए वो अपने आप तो स्वावलंबी, अपने बल पर खड़े जिंदगी में हो ही नहीं सकते। उनका कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इसी तरह से लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस व्यंग्य मुस्कान को समझ गया हूं। यहाँ इस पाठ में लेखक ने समाज के उन लोगों की ओर इशारा किया है जो दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, अपने मस्तिष्क से काम नहीं लेते हैं ना, उन लोगों की ओर लेखक ने इशारा किया है। बच्चों, ये तो था पाठ का सार। आइए अब हम प्रश्नोत्तर समझ लेते हैं। बेटा पहला प्रश्न आपकी पुस्तक में जो दिया है वो ये है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो बेटा इसका उत्तर आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, है ना, और आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो। बेटा आप जैसे मर्जी लिखें। तो अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और अगर आप इसको पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो मेन पॉइंट्स को बेटा आप अंडरलाइन कर दें। ठीक है। देखिए बेटा, प्रेमचंद जी का जो इसमें शब्द चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसे पढ़कर हमारे मनोमस्तिष्क में प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। पहली विशेषता तो ये आती है कि प्रेमचंद जी का जीवन बहुत अधिक अभावों में बीता। वे अपनी पूरी जिंदगी निर्धनता से जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, परंतु उन्होंने समाज की बुराइयों से, समाज की बुरी व्यवस्था से समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपना जीवन सादगी से जिया। वे सरल और उदार हृदय के व्यक्ति थे। वे हमेशा दिखावा और आडंबर में विश्वास कभी भी नहीं करते थे, उससे दूर रहते थे, है ना। उनके चरित्र की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। और उनके विचार जो थे वो बहुत उच्च थे। वे समाज की बुराइयों से दूर रहे और बल्कि ये चाहते थे कि समाज से भी ये बुराइयां दूर हो जाएं। वे बहुत अधिक स्वाभिमानी थे, इसलिए फोटो खिंचाते समय भी उन्होंने किसी से जूते उधार नहीं मांगे
और इस तरह से वो अपनी जो उनकी दशा थी, जैसी भी दशा थी, चाहे वो इतनी गरीबी से गुजर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, परंतु फिर भी वे संतुष्ट थे, अपने जीवन से वे संतुष्ट थे। किसी के आगे हाथ फैलाना उन्हें पसंद नहीं था। इस तरह से कहा जाए तो वे स्वाभिमानी थे, स्वावलंबी थे, और समाज की जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, विसंगतियां थी, उनके प्रति समाज को जागृत करने वाले थे। उन्होंने समाज के में जो उस समय कुरीतियां फैली हुई थी, जो विसंगतियां थी, उनकी ओर इशारा भी किया है, और वे चाहते थे कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, जिसमें सद्भावना हो, प्रेम हो और समानता का भाव हो। और बच्चों, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूं, वे जीवन भर संघर्ष करते रहे, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, है ना। और ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो। वे बहुत अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे, और कभी भी वो अपनी कमी को, या जैसे अब उनके यहाँ हम देख रहे हैं चित्र में, उनकी जूते से उंगली बाहर झांक रही है, पर वो उसको कभी छिपाते नहीं थे। तो इस तरह से वो जैसे अंदर से थे, अंतःकरण उनका जैसा था, हृदय जैसा था, वैसे ही वो बाहर से थे। उनमें कोई दुराव छिपाव नहीं था। अगला प्रश्न है बेटा, सही कथन के सामने टिक का निशान, सही का निशान लगाएं। पहला खंड इसमें है, पहला खंड है, बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। बच्चों, आपको पता है यहाँ दाहिने जूते की बात नहीं हुई, तो ये गलत है। अगला, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, है ना बेटा। ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हमने समझा है, तो ये सही है। अगला देखें, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, तो बेटा ये गलत है। अगला, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। बच्चों, यहां हम समझ चुके हैं, अंगूठे से नहीं, पैर की उंगली से उसकी ओर इशारा करते हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है बच्चों, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। बच्चों, जब मैंने आपको पाठ समझाया है तब भी ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। शायद मैं 50 बोल गई हूँ, 25 की जगह यहाँ 2500 टोपियां हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जब मैंने पाठ भी समझाया है तो 2500 टोपियां ये सही है, आप इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, इसका अर्थ हम ये समझ सकते हैं, इसमें जो छिपा हुआ व्यंग्य है वो ये है कि जूते का स्थान बहुत निम्न है, क्योंकि उसे हम पांवों में पहनते हैं, और जो टोपी है उसे हम सिर पर पहनते हैं, तो उसका सम्माननीय स्थान है। और जो टोपी है वो वैसे भी सम्मान की प्रतीक है, और जूता जो है वो अधिकार या सामर्थ्य का प्रतीक माना जा सकता है। तो इसमें व्यंग्य ये है कि आज शक्तिशाली व्यक्ति या धनी व्यक्ति या ऐसा सत्ताधारी व्यक्ति के पास, उसके चरणों में अनेक लोग झुकते हैं और अपना स्वाभिमान ताक पर रख देते हैं, और दूसरों के जूतों पर कुर्बान हो जाते हैं, यानी वे अपनी टोपी तक, अपनी इज्जत तक उनके कदमों पर रख देते हैं। अगला देखें, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। बच्चों, इसमें लेखक ने ये बताया है, इस तरह का व्यंग्य किया है कि लोगों की छिपाने की जो प्रवृत्ति है, यहां लेखक ने उस पर व्यंग्य किया है, क्योंकि लोग अंदर से होते कुछ और हैं और दिखावा कुछ और करते हैं, यानी डबल स्टैंडर्ड है लोगों का, है ना। लोग छिपाते बहुत हैं अपनी कमियों को, लोग अपनी बुराइयों को ढक कर रखते हैं, उनको छिपा कर रखते हैं, पर प्रेमचंद जी के स्वभाव में पर्दा जैसा छिपाने लायक कुछ भी नहीं था। वे तो जैसे बाहर से थे वैसे ही भीतर से भी थे, है ना। वे भीतर और बाहर दोनों ओर से एक समान थे। दूसरे लोग पर्दे की आड़ में
कुछ भी करते हैं। दिखावा कुछ होता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गलत, कुछ ऐसा अवैध रूप से भी कुछ लोग करते हैं और दिखावे के लिए कुछ और होता है सामने। परंतु प्रेमचंद जी इस प्रकार के व्यक्ति नहीं थे। अगला देखें, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। प्रेमचंद जी ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर, उनकी ओर देखना भी उचित नहीं समझा। उन्होंने उनकी तरफ हाथ से भी इशारा करना अपनी शान, अपनी आन के खिलाफ समझा और उन्हें समाज के ऐसे वर्ग से जो समाज में बुराई फैलाता है, समाज में कुरीति को जन्म देता है, उन्हें ऐसे वर्ग से नफरत थी और वे उसे इतना घृणित समझते थे, इतना नफरत के योग्य समझते थे कि वे उसे पैर की उंगली से इशारा करते थे, उसकी ओर हाथ की उंगली से भी वे उसे इशारा करना मतलब उचित नहीं समझते थे। तो यहां लेखक ने इस ओर ही व्यंग्य किया है। बेटा, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक को विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं? बेटा देखिए, प्रेमचंद जी ने यहाँ पर प्रेमचंद जी के बारे में लेखक ने दो बातें कही। पहली तो ये कि भाई जब फोटो खिंचाने में आपने ये पोशाक प्रेमचंद जी ने पहनी है तो वैसे क्या पहनते होंगे, है ना। और दूसरी बात क्या कही कि नहीं, ये तो ऐसा व्यक्ति है कि ये अलग अलग पोशाकें नहीं पहनता होगा, हर अवसर के लिए अलग नहीं होंगी। तो बेटा आइए इन दोनों को समझ लेते हैं। पहली स्थिति जो बताई है, तो लेखक कहते हैं कि लोग प्राय ऐसा सोचते हैं और वास्तव में करते भी हैं कि अपने जो उनके रोजमर्रा में पहनने वाले जो साधारण कपड़े होते हैं जिनका वो प्रयोग करते हैं और वो अलग होते हैं, और विशेष अवसरों पर वे अच्छी किस्म के कपड़े पहनते हैं, उम्दा किस्म के कपड़े पहनते हैं, उन्हें पहनना ही उचित समझते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपनी फोटो खिंचाता है तो वो भी उसे अपना विशेष अवसर मानता है और तब वो अपने बेहतरीन कपड़ों को पहनकर ही फोटो खिंचाता है। तो फिर वो कहते हैं कि पर प्रेमचंद जी के पास शायद दूसरी पोशाक नहीं होगी, है ना, क्योंकि गरीब थे कि भाई पोशाकें ही और नहीं होंगी तो फिर कैसे पहनते। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात कहते हैं कि लेखक सोचता है कि सादा जीवन जीने वाला यह आदमी भीतर बाहर सब जगह एक सा है, तो इसका दोहरा व्यक्तित्व ही नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड वाला व्यक्ति ही नहीं है। इसलिए जो लोग दिखावे के लिए दूसरों के कपड़े भी कई बार उधार मांग के फोटो खिंचाते हैं, तो ये तो व्यक्ति बहुत साधारण है प्रेमचंद जी। तो इसलिए इन्होंने जब दिखावटी जीवन ही नहीं जिया, ढोंग में, आडंबर में ये विश्वास ही नहीं करते, तो फिर इनके अलग अलग पोशाकें थोड़ी ना होंगी। इनकी तो एक जैसी पोशाकें होंगी, सभी अवसरों पर एक जैसी ही पोशाकें पहनते होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? चलिए बेटा इसको हम समझ लेते हैं। प्रेमचंद जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत अधिक सादगी से परिपूर्ण था और उसमें हमें उनका जो हमने इसमें शब्द चित्र पढ़ा है, हमें यहाँ जो व्यंग्य पढ़ा है, हमें सबसे पहले तो बच्चों लेखक की भी ये बातें हमें अच्छी लगती हैं जो परसाई जी ने व्यक्त की हैं। उन्होंने बड़े ही व्यंग्यपूर्ण तरीके से इतने महान साहित्यकार, रचनाकार, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का चित्र प्रस्तुत किया है। उनके चित्र को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें और बहुत ही व्यंग्यपूर्ण तरीके से अपने विचारों को व्यक्त किया है। और उन्होंने इस पाठ में
प्रेमचंद जी की विशेषताओं को भी प्रकट कर दिया है और साथ ही साथ प्रेमचंद जी पर भी व्यंग्य किया और साथ ही साथ समाज में विसंगतियों पर भी व्यंग्य किया है और उन लोगों को पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है जो लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं, है ना। और इस तरह से समाज में लेखक ने बुराइयों और कुरीतियों के प्रति भी हमें सजग किया है, हमें सतर्क किया है। उनके व्यंग्य के माध्यम से इन सब बुराइयों पर भी प्रहार हुआ है। अंतिम प्रश्न देखें, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। अब इसका उत्तर बेटा आप इस तरह से इसको लिखेंगे। पाठ में टीले शब्द से तात्पर्य है मार्ग की रुकावटें या बाधा उत्पन्न करने वाले लोग। अब मैंने आपको जब बच्चों पाठ समझाया तब भी मैंने आपको बताया कि ये टीले किसके लिए प्रयोग हुआ है। टीले जैसे बच्चों टीला बोल देते हैं ऐसे जमीन में उठी हुई जगह ऊंची, है ना, तो जो अवरोध सा माना जाता है। तो यहाँ तो हम पाठ में यही समझ सकते हैं कि सामाजिक कठिनाइयों, सामाजिक विसंगतियों के लिए टीले शब्द का प्रयोग किया है ना। और ये टीले, ये समाज में जो कठिनाइयां, कुरीतियां जो उजागर की हुई हैं, वो किन्होंने की हुई हैं? ये धर्म के ठेकेदारों ने की हुई हैं। कुछ प्रतिभा जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, जो बहुत धनी वर्ग है, जो सामंतवादी है ना, उसने ये टीले खड़े किए हुए हैं। तो इस तरह के ये लोग, धर्म के ठेकेदार, जमींदार और धनी वर्ग, है ना, इस तरह के जो ये शासक वर्ग है, इन्होंने ही समाज में इस तरह के टीलों का निर्माण किया है और टीले खड़े कर दिए हैं, जिससे समता की भावना समाप्त हो गई। जिस तरह से एक समतल प्लेन बच्चों ग्राउंड होता है, मैदान होता है, उसमें अगर ऊंची हुई ऊंचा ऐसे मिट्टी का ढेर सा लगा दिया, जब वो टीला बन जाएगा तो वो क्या होगा, वो जो समतल मैदान है वो नहीं रहेगा। उसी तरह से समाज भी साधारण समानता की भावना पर, जिसमें समानता होती, ऊंच नीच ना होती, सब समान होते, है ना, और जाति पाति छुआछूत का भेदभाव ना होता, ऐसा समतल समाज होता। लेकिन वो समाज नहीं हो सका। तो समाज इनके कारण ही, ऐसे लोगों के कारण ही ऊंच नीच की भावना, जाति पाति, छुआछूत, बाल विवाह जैसी कुरीतियां, बेमेल विवाह और अमीर गरीब का की जो भावना है ना, जो उसके जो आपस में जो उनमें टकराव की स्थिति है, जो शोषण हो रहा है निम्न वर्ग का, ये सब टीले के रूप में खड़ा होकर मार्ग को अव्यवस्थित कर रहा है, मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर रहा है। ये इस प्रकार के टीले समाज को गिरा रहे हैं, समाज का पतन कर रहे हैं, समाज की उन्नति नहीं हो पा रही। बच्चों, ये तो अब थे प्रश्नोत्तर। मुझे आशा है बेटा कि आपको पाठ का सार, प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेटा अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। बेटा सिलेबस में कुछ चेंजेस और भी हुए हैं, समय समय पर मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।